नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी में हमने जो है वो काफी कुछ पढ़ लिया था पिछले वीडियोस में। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक की, और आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा है, राष्ट्रपति जब हमने पढ़ा तो राष्ट्रपति जो है उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती, वास्तव वो नाम मात्र का जो है वो प्रमुख होता है। तो ये कह सकते हैं कि वास्तविक प्रमुख जो है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रावधान जो है वो कहाँ पे है। भारतीय संविधान में किस जगह पे प्रधानमंत्री के से संबंधित प्रावधान है? तो हमने एक चीज पढ़ी थी संघ, ठीक है, उसी के तहत अपना आएगा भाग 5 में अनुच्छेद 74 व 75 जो है वो विशेष रूप से प्रधानमंत्री का उल्लेख इनमें किया गया। भाग 5 में अनुच्छेद 74 और 75 के अंदर जो है वो विशेष रूप से प्रधानमंत्री का प्रावधान किया गया। और अगर दोनों में नहीं आते हैं तो और एक आंसर पूछे तो आप 74 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 74 और 75 के तहत, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एक एक जो अपने अनुच्छेद है वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 73 से। देखो अनुच्छेद 72 तक हमने पढ़ लिया था, 73 इसलिए बता रहे हैं ताकि अपने को पूरी चीज सीक्वेंस वाइज भी याद रहे। 72 हमने पढ़ा था, 72 में क्या था? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां थी, ठीक है। उसके बाद में 73 आता है। 73 आता है संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। भाई जो संघ है उसकी कार्यकारी शक्तियां कहां तक होगी, कहां तक वो कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। इसमें आपको दो ऑप्शन करने हैं, 73(1) और 73(2), ठीक है। 73(1) में भी आपके क्या हो जाएगा, 73(1) के जो है वो क्या कह रहा है, देखिए सब क्लोजेज याद रखने ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था ये बात कि ये ऐसी चीज है जो आजकल ट्रेंड में पूछी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा 73 का में लिखा है तेहत्तर क्या में लिखा है संघीय मामलों तक। कहने का मतलब जहां तक जो संघ से संबंधित मामले हैं उन तक कानून बनाने का, विधान बनाने का विस्तार जो है वो कार्य किसका कर सकती है? संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार वहां तक है। फिर आता है आपका 73(1) है, यह आता है कि किसी से कोई समझौता है, समझौता या संविदा के आधार पर, समझौता या संविदा के आधार पर, ठीक है। और तीसरा आता है आपका 73(2) राज्यों हेतु कानून बनाने तक। तो अनुच्छेद 73 को आप एक तरह से समझिए कि अनुच्छेद 73 क्या कहता है? अनुच्छेद 73 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार जो है वो कहां तक होगा। तो 73(1) क्या आपको कह रहा है कि जहां तक संघीय मामलों में जो है वो कानून बनाने का अधिकार है वहां तक कार्यकारी शक्ति विस्तार हो जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि कोई समझौता है, संविदा है, इसके आधार पर कोई कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हुआ है, वहां तक कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा। और तीसरी बात आपको कही जा रही है कि भाई जो राज्य हैं और राज्यों के संबंध में संसद को जहां कानून बनाने का अधिकार है वहां तक संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार हो जाएगा। अब ऐसे कौन से मामले आते हैं, ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिसके तहत केंद्र जो है वो राज्य के अंदर कानून बनाता है? तो ये अपन पढ़ेंगे जब फेडरलिज्म पढ़ेंगे, जब हम संघवाद पढ़ेंगे तब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ 73 में आप इतना याद रखें तो याद रह जाएगा। 73(1) है संघीय मामलों तक, 73(1) है वो क्या है, वो संविदा या समझौता के आधार पर,
और 73(2) कहता है कि राज्यों हेतु कानून बनाने का जो संसद का अधिकार है वहां तक आपके संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा। अब वास्तविक रूप से अब हम चलते हैं अनुच्छेद 74 में, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में देखो क्या लिखा है। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होगी। यहां दो चीजें लिखी है कि भाई पहले तो है कि राष्ट्रपति को क्या देनी है, सलाह देने को, परामर्श। राष्ट्रपति जो है वो जो भी काम करेगा वो इस मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर करेगा। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। एक बात तो 74 में ये लिखी है। दूसरी बात जो है इस 74 में ये भी लिखी है कि मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये दो चीजें यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखी है कि भाई जो सलाह है वो सलाह देने के लिए कौन होगी, मंत्री परिषद होगी। और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद का प्रमुख होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे ये लिखी है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और लिखी है, ये जो सलाह है, ये जो सलाह मंत्री परिषद द्वारा दी जाएगी, इसमें लिखा है कि इसकी क्या नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। चौहत्तर में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि प्रधानमंत्री को, अब इसका आकार बाकार वो बाद में 75 में देखेंगे, कि प्रधानमंत्री को जो है सॉरी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका जो चीफ होगा वो कौन होगा, उसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये चीज एक तो ये जा ये 74(1) में हम कह सकते हैं। किसमें है, 74(1) में। और ये आपके 74(2). ठीक है, 74(2) में ये कह रहा है कि जो सलाह दी गई है मंत्री परिषद द्वारा, उस सलाह को क्या नहीं होगा, उस सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। यानी आप न्यायालय नहीं जा सकते कि मंत्री परिषद को ऐसे सलाह नहीं देनी चाहिए थी, ऐसा आप जो है वो नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में देखो क्या है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री के बारे में प्रावधान है। क्या क्या चीजें हैं, नियुक्ति, कार्यकाल और त्याग पत्र। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के संबंधित जितने सारे प्रावधान है वो किसमें, अनुच्छेद 75 में। 74 में तो सिर्फ ये कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, और वो जो मंत्री परिषद होगी वो कैसी होगी, वो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगी, उसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। तो वास्तविक रूप से काम कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं करके प्रधानमंत्री करता है। वो प्रधानमंत्री ने जो सलाह दे दी उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं होती, तो जो वो कहेंगे वो मानने के लिए जो है वो क्या होगा, आपका राष्ट्रपति बाध्य भी होगा। आगे हम इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नियुक्ति, कार्यकाल और त्याग पत्र किसमें है, 75 में। नियुक्ति, कार्यकाल और त्याग पत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति की। सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति। तो देखो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब नियुक्ति जब राष्ट्रपति करेगा, किसकी सबसे पहले नियुक्ति करेगा, वो प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर वो क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
प्रधानमंत्री की सलाह पर वो क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो एक चीज तो कंसेप्ट अपने की क्लियर हो गया कि 75 में लिखा है कि सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद में उसकी सलाह के अनुसार कि किसको क्या बनाना है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो प्रश्न यह आता है कि मंत्रियों का चयन कौन करता है। तो मंत्रियों का जो चयन है और एक है नियुक्ति, दो चीजें यहाँ पे बन रही है, दो प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं कि भाई मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति तो करता है कौन, राष्ट्रपति। और दूसरा आता है भाई चयन की बात आती है तो चयन कौन करता है। तो चयन के लिए आप अपन स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जो है वो लिस्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनकी पोस्टिंग करता है। तो चयन प्रधानमंत्री करता है लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अभी दूसरी चीज आती है कि भाई राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हर किसी को जिसकी मर्जी होगी उसको बनाएगा। तो सबसे मेन चीज है कि वो किसको बनाता है, बहुमत दल के नेता को। किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा। ठीक है, अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो क्या करेगा, सबसे बड़े दल, सबसे बड़े दल को, दल का जो नेता है उसके दल के नेता को क्या बनाएगा, पीएम बनाएगा। देखो यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है कि वो बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त है निम्न सदन में, उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो वो एक जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को जो है वो क्या कर सकता है, पीएम बना सकता है और उसे कहेगा कि वो एक माह में लोकसभा में विश्वास प्राप्त करे या बहुमत प्राप्त करे। ये टाइम लिमिट कई बार पूछी गई और पूछी भी जाती है कि भाई जब किसी व्यक्ति को जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है और उसको नेता बना दिया जाता है, मुख्य प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या वो कितने समय में उसको बहुमत प्राप्त करना होता है, कितने समय में उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। तो वो एक माह में होता है। तो क्या होता है, एक माह में होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको जो किसी दल सदन का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसको मंत्री बना दिया गया या उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे 6 माह में सदस्य बनना है। आई बात समझ में। अब यहां से ये चीज आपके क्लियर होगी नियुक्ति में कि भाई नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की, लेकिन हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, बहुमत दल के नेता को बनाते हैं। अगर लोकसभा में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे कि सबसे बड़ा जो दल है उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे और बनाकर उसको ये कहेंगे कि 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, 1 महीने के अंदर आपको बहुमत प्राप्त करना है, लोकसभा में विश्वास मत, निम्न सदन में विश्वास मत प्राप्त करना है। और यदि कोई व्यक्ति सदन, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो वो कर सकते हैं, वो कितने महीने तक रह सकता है, 6 महीने तक। 6 महीने तक, उस 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के अंदर जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, चाहे वो इलेक्शन से प्राप्त करे या नॉमिनेशन से प्राप्त करे, बाकी उसे लेनी पड़ेगी। अगर वो ले लेता है तो ठीक है, नहीं ले पाता है तो 6 महीने बाद में उसका पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी, नियुक्ति की बातें। अब दूसरी चीज थी अपनी कार्यकाल। देखो कार्यकाल प्रधानमंत्री और जो भी मंत्री हैं सभी के लिए कितना है,
सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन मंत्रिपरिषद कब तक चलती है? मंत्रिपरिषद तब तक चलती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक इनका कार्यकाल है। ठीक है। उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में प्रधानमंत्री सलाह दे तो किसी भी मंत्री को जो है हटाया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहे कि आप फला मंत्री को हटा दो, पहले तो उससे इस्तीफा मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे तो उसे बर्खास्त करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि वैसे कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वो कार्यकाल रहेगा। यानी कहने का मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो फिर पीएम और मंत्रिपरिषद को जो क्या है वो क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि पीएम और मंत्रिपरिषद तब तक बने रहते हैं जब उनको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। जैसे ही अविश्वास पास हुआ या तो वो खुद इस्तीफा दे देते हैं, नहीं तो फिर राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं? उनको बर्खास्त कर देते हैं। इसके बीच में पीएम जो है वो सलाह दे तो वो किसी मंत्री को जो है वो हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। दूसरी बात आती है त्याग पत्र की। तो त्याग पत्र में हमें ध्यान रखना है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सभी के सभी त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि कार्यकाल इनका कितना होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो जो पीएम है, पीएम ने और एक हो गया आपके मंत्री। जैसे मान लो किसी मंत्री ने त्याग पत्र दिया, ये बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बात है कि किसी मंत्री ने त्याग पत्र दिया तो वो स्थान रिक्ति माना जाएगा। तब क्या होता है? रिक्ति होती है, यानी पद खाली हो जाता है और किसी सेकंड पर्सन के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो पद जो है वो भर दिया जाता है। आप समझने की कोशिश करें कि जब किसी मंत्री को त्याग पत्र देता है या राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जाता है तो वो जो उसका स्थान है वो रिक्त हो जाता है, उसके स्थान की रिक्ति मानी जाती है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है वो पद भर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीएम ने त्याग पत्र दिया, अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया या बर्खास्त किया गया किसी भी कारण से या मृत्यु हो गई, कुछ भी है, किसी भी कारण से अगर प्रधानमंत्री हटता है तो रिक्ति नहीं होती, तब उसको बोलते हैं शून्यता। अरे मालिक मर जाए जब कहीं है कोई नहीं बचे। ठीक है। तो वो स्थिति यहां लागू होती है कि अगर प्रधानमंत्री के त्याग पत्र दे देता है या मृत्यु हो जाए, किसी कारण से उसका पद खाली हो जाता है, तो क्या होता है? शून्यता उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। भाई ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा, पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप समाप्त मानी जाएगी। तो प्रधानमंत्री का जो है वो आपका कार्यकाल हो गया और उसके साथ त्याग पत्र से संबंधित बातें भी आपने यहाँ पे कर ली। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं अपन 75(2) में। ये तो 75 था, अब आते हैं अनुच्छेद 75(2). 75(2) में देखो क्या है? 75(2) में है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या है कि प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है आपकी, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से जो है वो उत्तरदायी होंगे किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होंगे, के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब कैसे होंगे? देखो भाई, मैंने आपको अभी बताया कि जब प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के लिए या कहता है तो वो त्यागपत्र किसको देता है? बर्खास्त कौन कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है सिर्फ राष्ट्रपति। तो व्यक्तिगत रूप से वो उसे हटा सकता है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? ये होगी आपकी राष्ट्रपति के प्रति। अब यहां आप एक चीज देख लीजिए, ये जो है वो व्यवहारिक अनुच्छेद है। इसमें किसी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब वो राष्ट्रपति ये सब कब तक कर सकते हैं? जब या तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं हो, या फिर ऐसी स्थितियां बन जाए जब प्रधानमंत्री इसकी सलाह दे। डायरेक्ट राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाते, तो ये संवैधानिक बाध्यता के रूप में इसको नहीं माना जाता। कई बार पूछा जाता है अनुच्छेद 75(2) की व्यवस्था जो है वो क्या संवैधानिक बाध्यता है? तो 75(2) की व्यवस्था जो व्यवस्था है वो संवैधानिक बाध्यता नहीं है। अब चलते हैं 75(3) में। अनुच्छेद 75(3) में आपके लिखा है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो है वो क्या होंगे? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। देखो, व्यक्तिगत रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी बताया हमने? एक सेकंड, हाँ, व्यक्तिगत रूप से तो हम किसके प्रति उत्तरदायी बताया? व्यक्तिगत रूप से तो हमने बताया था राष्ट्रपति के। लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व जिसको हम कहते हैं वो किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा। इसका मतलब मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री है वो कब तक पद पे बने रहते हैं? जब तक उनको लोकसभा में क्या प्राप्त है? बहुमत प्राप्त है, उनको विश्वास मत प्राप्त है। ठीक है, बहुमत प्राप्त है और विश्वास मत प्राप्त है, तब तक वो बने रह सकते हैं। जैसे ही लोकसभा में उन्होंने बहुमत खोया या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तुरंत जो है वो पूरी मंत्रिपरिषद को और प्रधानमंत्री को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उसको क्या कर दे? बर्खास्त कर दे। ठीक है, तो 75(1) में जो है, एक बार हम शुरू से ले आते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, कि 75(1) जो था उसमें तो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और त्यागपत्र से संबंधित प्रावधान था। 75(2) जो था वो आपको कह रहा था कि प्रत्येक प्रधानमंत्री और मंत्री जो है उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है का प्रावधान है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रावधान का 75(2) में है, और 75(3) में आपका था सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और ये जो पॉइंट है, ये जो अनुच्छेद है, ये संवैधानिक बाध्यता है। ये क्या है भाई? संवैधानिक बाध्यता है। 75(2) संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है। अब चलते हैं 75(4) में। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 75 ही है। अनुच्छेद 75(4) में देखो क्या है? 75(4) में इनसे संबंधित शपथ। 75(4) में क्या है? शपथ है मंत्रियों किस किस की? पीएम और मंत्रिपरिषद, दोनों की शपथ का प्रावधान है। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और कौन से प्रारूप में दिलाते हैं? इनका जो प्रारूप है वो अनुसूची, मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया था 1, 2, 3। अनुसूची कौन सी में है? 3 में। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, सारे मंत्री हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है?
उनको शपथ दिलाते हैं अपने राष्ट्रपति। और किस प्रारूप के तहत दिलाते हैं? जो अनुसूची 3 में जो प्रारूप दिया गया है उसके तहत जो है वो इनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये किस चीज की शपथ लेते हैं? तो इनकी जो शपथ होती है, इनकी आपकी शपथ होती है भाई ये पद एवं गोपनीयता की। किस चीज की शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो 75 4 हो गई शपथ। 75 1 हो गया कार्यकाल त्याग पत्र से संबंधित प्रावधान हो गए। 75 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया जो संवैधानिक बाध्यता नहीं है। 75 3 सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया, संवैधानिक बाध्यता है। और 75 4 में हो गया आपके शपथ। अब अपन चलते हैं 75 5। 75 5 जो है उसमें है योग्यताएं। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए और मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले योग्यता तो आप किसी की भी मान लो कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो है कि उससे प्रधानमंत्री बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री, उसकी आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष प्राप्त होनी चाहिए। अब ये 25 वर्ष क्यों रखी? क्योंकि लोकसभा की सदस्यता के लिए आयु कितनी है, 25 वर्ष है, न्यूनतम 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 है, तो राज्यसभा में नहीं जाएगा तो लोकसभा में तो कम से कम हो जाए। तो 25 वर्ष की उसकी कम से कम क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि वो लाभ के पद पे नहीं हो। और चौथी है कि अन्य योग्यता जो संसद निर्धारित करे। अन्य योग्यता जिसका निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया और उसके अंदर निर्भरताएं और अर्हताएं दोनों दी गई, तो वो सारी की सारी भी इसके अंदर होनी चाहिए। अब इसमें देखो, यहां से एक चीज आपको देखनी है कि कोई व्यक्ति अगर पीएम बनता है, पीएम या मंत्री बनता है वो, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वो सदन का सदस्य हो। किसी भी सदन का वो सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। लेकिन बिना सदन का सदस्य बने भी वो हो सकता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, तो हमने पहले भी बात करी है इसकी, तो उसे क्या होना चाहिए, 6 माह के अंदर किसी भी सदन का क्या बने, सदस्य बनना अनिवार्य है। किसी भी सदन का सदस्य बनना उसके लिए अनिवार्य, यानी 6 महीने के अंदर उसको क्या बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बने चाहे वो राज्यसभा का सदस्य बने, बनना अनिवार्य है। अगर 6 महीने के अंदर वो सदस्य नहीं बन पाता है तो फिर उसका पद जो है वो रिक्त माना जाएगा, उसका पद जो है वो रिक्त माना जाएगा और पुनः जो है वो बिना सदस्यता के उसको निर्वाचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी अनुच्छेद 75 5 में अपनी क्या आ गई, योग्यताएं आ गई। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखिए। तो आपका अनुच्छेद 75 हो गया पूरा। अब आगे 2 अनुच्छेद आते हैं, हम सारे अनुच्छेद साथ में बता ही देते हैं। अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 77, ये दोनों के दोनों है वो प्रधानमंत्री से संबंधित तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वैसे कारण बीच में भी आ रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री से रिलेटेड भी है। तो अनुच्छेद 76 में क्या है, अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी का प्रावधान। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति का। ठीक है, और 77 में है कि समस्त कार्य संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, संघ के जो सारे काम है
वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है। तो 73 से स्टार्ट हो गए अपन। एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे। देखो, अनुच्छेद 73 सबसे पहले हमने पढ़ा, अनुच्छेद 73, फिर 74, फिर 75, फिर 76, फिर 77, 4-5 अनुच्छेद पढ़े। 74 में क्या था? तो 73 में क्या था? संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, ठीक है। 74 में क्या था? मंत्री परिषद का उल्लेख। मंत्री परिषद का प्रावधान 74 में था। 75 में तक क्या था? मंत्रियों, पीएम और मंत्री जो है उनकी क्या थी? नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ, इस तरह के प्रोविजन इसके अंदर थे। 76 में हमने बात करी क्या है? महान्यायवादी। और 77 में देखा कि संघ के जो कार्य हैं वो संघ के कार्य किस नाम से किए जाएंगे? संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ के समस्त कार्य जो है किस नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और 78 को भी एक बार हम यही देख लेते हैं। इसमें है पीएम के 3 कर्तव्य, राष्ट्रपति से संबंधित कर्तव्य है प्रधानमंत्री के 3, वो क्या क्या है? वो अनुच्छेद 78 में दिए गए। बस ये 5 अनुच्छेदों के अंदर, 1 2 3 4 5 6 अनुच्छेदों के अंदर आपका प्रधानमंत्री का पूरा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रिवाइज कर दिया भाई। 73 में क्या था, 74 में क्या था, शॉर्ट में अपने को याद भी हो जाएंगे। अब आप लास्ट हम देख लेते हैं 78 में क्या, अनुच्छेद 78 में क्या है, फिर आपका प्रधानमंत्री के से संबंधित अनुच्छेद पूरे हो जाते हैं। अनुच्छेद 78 देखो, 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति संबंधित कर्तव्य। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से संबंधित कर्तव्य, ठीक है। तो क्या क्या कर्तव्य है? तो 3 कर्तव्य इसमें आएंगे। पहला आपका क्या है कि मंत्री परिषद के प्रशासन व विधान विषयक सूचनाओं को राष्ट्रपति को दे। पहली चीज तो यह है कि मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है तो उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो राष्ट्रपति को संसूचित करे, राष्ट्रपति को बताए कि मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय लिया है। पहला तो ये। दूसरा भी सेम ऐसा ही है कि मंत्रिपरिषद के प्रशासन और विधान विषयक जो सूचनाएं हैं उनसे संबंधित अगर कोई सूचना राष्ट्रपति मांगे तो राष्ट्रपति के मांगने पर वो उसको प्रदान करवाए। जैसे पूरी सूचना नहीं मांग रहे, राष्ट्रपति ने कोई 2 जानकारियां मांगी है तो हम प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को प्रदान करवाए, क्योंकि सारे निर्णय किसके नाम से हो रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा यह है कि जहां कोई मामला है, जिस मामले पे किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया, किसी मंत्री ने उसमें निर्णय ले लिया, लेकिन उसको मंत्रिपरिषद में रखा नहीं गया है, और अगर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति के चाहने पर मंत्रिपरिषद में रखवाए। ये 3 जो मामले हैं, 3 शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति की हैं, और ये दायित्व बनता है किसका?
प्रधानमंत्री का। ठीक है, क्या क्या है? पहला आपका ये है कि कोई विधान विषयक मामला है उसकी सूचना जो है वो जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय है उनकी इंफॉर्मेशन वो राष्ट्रपति को दे। दूसरा ये है कि भाई अगर कोई इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति मांग रहा है तो वो प्रोवाइड कराए। और तीसरा यह है कि कोई मामला ऐसा है जिसपे किसी मंत्री ने अंतिम निर्णय ले लिया लेकिन उसको मंत्रिपरिषद में नहीं रखा गया और राष्ट्रपति अगर ये चाहे तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो उस मामले को राष्ट्रपति के चाहने के अनुसार मंत्रिपरिषद में रखवाए और मंत्रिपरिषद से उसको क्या करवाए? पारित करवाए। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हो गए आपके, इससे समझे। तो इस तरह से आपका प्रधानमंत्री में ये 4-5 अनुच्छेद अपने को याद रखने हैं। बिल्कुल आपको जो है वो ये समझ में आया होगा। अब हम शॉर्ट में जो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो शॉर्ट में और देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मंत्रिपरिषद। देखो मंत्रिपरिषद जो होती है ये मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में था और 163 में भी है। दो जगह इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 74 और 163 में। 163 में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद होगी और 74 में है वो केंद्र के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी 3 श्रेणियां होती है। ठीक है, पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और इनके पास होता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तीसरे होते हैं कैबिनेट मंत्री हो गए, दूसरे राज्य मंत्री हो गए स्वतंत्र प्रभाव वाले और तीसरे हो गए राज्य मंत्री। तीसरे हो गए राज्य मंत्री। ठीक है, ये 3 ही। वैसे संसदीय सचिव जो होते हैं चौथे प्रकार के होते हैं संसदीय सचिव, लेकिन ये वर्तमान में नहीं है, आप इनको छोड़ दो, इतना विशेष नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाले 3 आपको रखने के 3 प्रकार के होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के होते हैं? मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला प्रश्न यहीं से आता है और हम सीधा गलत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से निकलता है और हम करते हैं उसको गलत। क्या? कि ये जो 3 प्रकार के मंत्रियों का विभाजन है संविधान में विभाजन का प्रावधान नहीं है। मतलब हम स्वयं जो है वो निर्धारित कर रहे हैं कि कितने प्रकार के मंत्री होंगे। संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आपको प्रश्न पूछ लिया, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इस तरह से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि ये व्यवहारिक रूप से हमने बना रखे हैं, संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, अब देखो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। ठीक है, अभी कैबिनेट के बारे में बात करेंगे, जिनके इनके पास जो है वो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे रक्षा, विदेश सेवा, इस तरह के। ठीक है, उसके बाद में तो है राज्य मंत्री। इनको जो है वो किसी विभाग कैबिनेट मंत्री के अंडर में रखा जाता है लेकिन उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। किसी विभाग का स्वतंत्र रूप से वो प्रभार, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते लेकिन वो स्वतंत्र प्रभार उनको होता है। राज्य मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री को क्या होता है कि वो किसी स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मंत्री यहाँ पे हो गए। अब दूसरी चीज आती है मंत्रिपरिषद के आकार की। दूसरी हम बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद का आकार। तो देखिए मंत्रिपरिषद के आकार के लिए 91वां संविधान संशोधन जो है वो लागू हुआ और 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये लागू हुआ। इसके अनुसार एक प्रावधान कर दिया गया, पहले बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये प्रावधान किया गया क्या कि भाई जैसे मान लीजिए लोकसभा जो है आपकी की सदस्य संख्या का 15% से अधिक
मंत्री शामिल नहीं होंगे, मंत्री नहीं होंगे। बात समझ में आई? ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके अधिकतम 15% मेंबर ही मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। यानी जैसे मान लो कि अपने 550 है तो 550 का 15% होगा। अरे बात समझ में, 73-74 सदस्य हो गए तो 15% ही हो सकता है। राज्य में भी यही प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है न्यूनतम संख्या का प्रावधान नहीं है। आगे बात समझ में, अधिकतम संख्या तो कितनी हो सकती है, जो लोकसभा के सदस्य संख्या है उसका 15% हो सकती है, लेकिन न्यूनतम संख्या का उसमें प्रोविजन नहीं है। न्यूनतम संख्या आप कितनी भी रखो उसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा दो चीजें जोड़ी गई थी, एक तो ये जोड़ा गया था, ठीक है, और एक जोड़ा गया था आपके कि कोई यदि कोई सदस्य दल बदल के आधार पर मेंबर नहीं है, कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो मंत्री परिषद से भी जो है उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपके आकार भी हो गया, मंत्रियों का प्रकार भी हो गया। अब देखते हैं कैबिनेट। जिसको शॉर्ट में कहते हैं मंत्रिमंडल, हिंदी में सॉरी शॉर्ट में क्या, जिसको कहते हैं मंत्रिमंडल। अब देखो मंत्रिमंडल में क्या है भाई, सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो मंत्री परिषद का ही अंग होता है। मंत्री परिषद का अंग होता है। मंत्री परिषद से में से जो है वो 15 से 20 मंत्री लेकर 15 से 20 मंत्री लेकर और कैबिनेट का निर्माण किया जाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, वास्तविक निर्णय यही लेते हैं। वास्तविक निर्णय जो है वो इनके द्वारा लिए जाते हैं। वास्तविक जो निर्णय है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं और मंत्रिमंडल निर्णय लेकर उन निर्णयों को मंत्रिपरिषद में पारित करवा दिए जाते हैं और उसके बाद में जो है उनको लोकसभा में पारित करवाया जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि ये जो मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं, इसके जो निर्णय होते हैं वो निर्णय में आपको ध्यान रखना है कि इसके जो ये निर्णय होते हैं वो सभी पर बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों पे बाध्यकारी होते हैं। कोई भी मंत्री मना नहीं कर सकता कि मंत्रिमंडल के इस निर्णय का मैं विरोध करता हूं या मुझे ये नहीं मानना। अगर कोई ये करता है तो अगर कोई व्यक्ति इसके, कोई भी मंत्री इसके निर्णय का क्या करता है, विरोध करता है, तो अगर वो विरोध करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा भाई, उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वो मंत्रिमंडल के किसी निर्णय का विरोध करता है, उसकी सहमति नहीं जताता है, क्योंकि ये निर्णय बाध्यकारी होते हैं, अगर वो छोड़ करता है तो उसको को भाई बाहर, तुम चलो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अभी करंट में एक हुआ था, आपको पता होगा, हरसिमरत कौर बादल, चार लोगों ने अब तक इस्तीफा दिया है। हरसिमरत कौर बादल जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था, किस लिए, जो किसान कानून मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए थे उन किसान कानूनों से ये सहमत नहीं थे। उन किसान कानूनों से ये सहमत नहीं थे और उन्हीं किसान कानूनों को लेकर जो है हरसिमरत कौर बादल ने असहमति जताई और इन्होंने मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया, अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। तो कहने की चीज ये है कि मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं, वास्तविक संस्था यही होती है जिसके पास पावर होता है, जो निर्णय लेती है। मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं वो हर व्यक्ति पे बाध्यकारी होते हैं, प्रत्येक मंत्री को मानना होता है। अगर वो नहीं मानता है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। अब तक 4 बार ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं जब जो है वो किसी मंत्री ने त्याग पत्र दिया है। जैसे सबसे पहले 1953 में जो है वो अपने अंबेडकर साहब ने दिया था, उसके बाद में सीडी देशमुख साहब ने दिया था, उसके बाद में एक मुस्लिम मंत्री थे जिन्होंने मुस्लिम विवाह तलाक का कानून अधिनियम 1986 के लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया था। और चौथी थी हरसिमरत कौर बादल जो करंट से अपडेट थी, इन्होंने कृषि कानूनों के लेकर जो है वो त्याग पत्र
दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का टॉपिक पूरा। अगले टॉपिक में हम जो है वो संसद को स्टार्ट करेंगे। आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कंप्लीट पॉलिटी सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है स्पेशली एसआई और आरएस प्री के लिए, ठीक है, वो आपको मिल सके। बाकी सभी परीक्षाओं में जो भी पॉलिटी की जो सिलेबस में है वो पूरा आपके इससे है, तो आप वहां से भी ये काम में ले सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, जो भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।